Yes, come in. अपना परिचय दे। सर, मैंने अपना ग्रेजुएशन सीएम कॉलेज दरभंगा से किया है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी सीएम कॉलेज दरभंगा से ही किया है। मेरा विषय इतिहास रहा है। मेरा वैकल्पिक विषय भी इतिहास रहा है और मुझे हिंदी कविताओं को याद करने में रुचि है। आपने ग्रेजुएशन भी किया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, सब्जेक्ट भी आपका हिस्ट्री है और आपने हिस्ट्री को ही ऑप्ट किया है वैकल्पिक विषय के तौर पे। बहुत अच्छी बात है। जब प्रशासनिक सेवा में आना था तो फिर पीजी करने की क्या जरूरत थी? आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स क्यों नहीं किया? सर, क्योंकि मैंने पहले ही सोच रखा था कि मुझे इतिहास लेकर के सिविल सर्विसेज को ऑप्ट करना है। तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं अगर इतिहास ले लेती हूँ तो ना ही सिर्फ मेरा ऑप्शनल, साथ ही साथ जीएस पेपर 1 और एक विस्तृत जानकारी जो प्रीलिम्स को लेकर है तो वो भी हो जाएगा। सिविल सर्विसेज के बारे में आपने सोचा, बहुत अच्छी बात है। इंडिया का सिविल सर्विसेज का जो आर्किटेक्चर है, जो स्केलेटन बना हुआ है, उसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। दूसरा जो अंडर करेंट है वो ब्रिटिश हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमने उसको सीधे फॉलो कर लिया। और थर्ड जो हमारा स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो है देश के आर्थिक उदारीकरण के बाद। और जो कॉन्सेप्ट हमने मॉडल जो ग्लोबल सोसाइटी से लिया है, इसमें कि अमेरिकन बड़ी थी। ये जो 3 इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट हमने बताया है उसको आप एलाबोरेट करिए अपने हिस्टोरिकल एंगल के आधार पर। आपको केवल अंडर करेंट के कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट के बारे में बताना। सर, आप इस बात से सहमत हैं या नहीं कि जो प्रेजेंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है वो 3 अलग अलग जो कंपोनेंट है उसी का आउटपुट है, ना कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है उसी की फोटोकॉपी? सर, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, मुझे लगता है कि ये सभी जो आयाम हैं उनका एक समीकरण हम कह सकते हैं। सिर्फ ब्रिटिश के पॉलिसीज़ को एक रिप्लिका की तरह कहना बहुत हद तक उचित नहीं होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर भारत की जो अवधारणा आज है वो कहीं ना कहीं उसकी रूपरेखा एंशिएंट इंडिया में बनती नज़र आ रही है। और जैसे गंगा यमुना सभ्यता आज भी हम कहते हैं। और इस्टेब्लिशमेंट अगर हम देखें कि पहली बार सिविलाइजेशन का जो मूवमेंट हुआ है वो नॉर्थ वेस्टर्न से शुरुआत हुई है और गंगा यमुना द्वार तक आते आते मोर और लेस सर वहाँ तक रही है और बाद में साउथ इंडिया की तरफ मूवमेंट देखने को मिला है। तो अगर एंशिएंट इंडिया में देखें तो इस्टेब्लिशमेंट दिखता है। साउथ इंडिया में आरजीकरण जो है वो किसने किया था? सर, जहाँ तक मुझे याद है तो इसके लिए मैं अशोक को कि अगस्टस को? दक्षिण भारत का आर्जीकरण करने में अगस्टस की भूमिका रही। नाम सुना था? सर, अगस्टस। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। प्राचीन भारत में जो आधुनिक प्रशासन है वो किसने दिया था, जिसका बीजारोपण आज भी देखा जा सकता है, जिसके सीड्स आज भी महसूस किए जा सकते हैं? सर, मैं चाहूँगी कि अशोक के बारे में ही मैं कहना चाहूँगी। और चंद्रगुप्त मौर्य की कोई भूमिका नहीं रही? जी सर, उनकी भी रही है। चंद्रगुप्त मौर्य के तो अशोक ने क्या किया था उस प्रशासनिक क्षेत्र में? सुधारात्मक जो कदम उठाए थे तो अशोक ने क्या किया था? सर, उनका कल्चरल कन्क्वेस्ट की थ्योरी है जिसको पैसिफिस्ट थ्योरी कहा जा सकता है, जिसमें बुद्धिज्म को कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेट करके उन्होंने एक विस्तृत प्रणाली डेवलप। अच्छा, मध्यकाल में जो वर्तमान का लोक कल्याणकारी कॉन्टेक्स्ट है वो मध्यकाल में किसी शासक में आप देखते हैं या नहीं देखते? सर, मुझे लगता है कि ये चीज़ मैं अकबर से पूरा रिलेट कर सकती हूँ। क्यों? उसके पहले तो फिरोज शाह तुगलक ही ने लोक कल्याणकारी स्टेप उठाए थे कहीं। उसके बाद अकबर ने मानवीय फेस देने की, मानवीय छवि देने की कोशिश की थी। जी सर, मैं सहमत हूँ इस पक्ष से, लेकिन कहीं ना कहीं फिरोज शाह तुगलक के जो वो इन्होंने ये जो स्टेप्स लिया था उसके पीछे मोहम्मद बिन तुगलक की हुई कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट कर दिए। लिया तो था ना, लोक कल्याणकारी तो था ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, राष्ट्रीय एकीकरण में एंशिएंट से लेकर और मॉडर्न तक
आप तीनों आई को बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय एकीकरण में एंशिएंट टाइम में किसकी भूमिका रही? सर एंशिएंट टाइम में सर मैं अशोक और समुद्रगुप्त कुछ हद तक। अच्छा, और मिडाइवल टाइम में? मिडाइवल में सर मैं अकबर के बारे में बोलूँगी। और आधुनिक काल में? सर आधुनिक काल में सर ब्रिटिश के और ब्रिटिश काल में ही जी किसने यह भूमिका निभाई राष्ट्रीय एकीकरण के संदर्भ में? डलहौजी ने। जी सर कह सकते हैं। आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है उसे। जी सर। ठीक है। आपने पहला कैरियर ऑप्शन क्या दिया? सर असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स। बिहार तो काफ़ी पुअर स्टेट है, इसमें टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? सर ऐसा क्षेत्र कहाँ है? सर किसी भी समाज की जो मुख्य नींव है, मुझे लगता है कि अगर वो समाज आर्थिक रूप से सबल है तो कहीं ना कहीं वो प्रगति की ओर अग्रसर रहेगा। बिहार का समाज आर्थिक दृष्टिकोण से सबल कैसे है? ये तो पुअरेस्ट स्टेट है, ये तो बीमारी स्टेट में आता है। जी सर। इसमें आपका फ्यूचर कैरियर एस्पिरेशन कैसे पूरा होगा? आप हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं, जी सर। आपने उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जी ऐसे किसी कैरियर को ऑप्ट क्यों कर रहे हैं जिसमें संभावनाएं काफ़ी सीमित हैं? सर संभावनाएं कुछ हद तक सीमित दिख रही हैं, लेकिन अगर जैसे एग्रो बेस्ड हमारा स्टेट रहा है, अगर इसमें कुछ सुधार किया जा सके, जैसे कि इंटरलिंकिंग और पेपर जो कि गवर्नमेंट ला रही है, और इसके अलावा सर जीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे बिहार का फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ है संभव है, जिससे कि आपके टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होगा। बिल्कुल है सर। एडमिनिस्ट्रेशन तो तब में बेनिफिशियल होगा जब इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा होगा। अगर ग्रोथ नहीं अच्छा होगा तो टैक्स कलेक्ट क्या करेंगे? सर प्रेजेंट ये दिखने को है कि थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन, अगर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो थोड़ा कमज़ोर है, क्योंकि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा प्रोलिफरेट कमजोर है कि सीमित संभावना है फिलहाल? सीमित कमजोर कहेंगे या उसको सीमित कहेंगे? सीमित सीमित। एक्सप्लोरेशन नहीं हो पाया है अभी बहुत। किस सेक्टर में हो सकता है एक्सप्लोरेशन? सर मुझे यहाँ तक लगता है सर एग्रो और मैन्युफैक्चरिंग को अगर कंबाइन किया जाए तो बिहार एक सुदृढ़ राष्ट्र स्टेट बन सकता है, क्योंकि आज जैसे वर्तमान परिस्थिति में आज की ही न्यूज़ है शायद कि भारत सरकार ने वीट पे एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। तो जब अंतिम पावदान होते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फूड सिक्योरिटी ये सब मेन कारण बन जाता है किसी भी राज्य के उत्थान के लिए, क्योंकि वो पहली ज़रूरत है। और बिहार हमेशा से आज भी 95% लगभग 80% से ऊपर जो है बिहार की जो ज्योग्राफी है उसमें प्लेन एरिया है, तो एग्रीकल्चर प्रमोट हम कर सकते हैं और उसको इंडस्ट्री बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, जी सर। सेडिशन एक्ट की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, जहाँ पे ऑलरेडी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट काम कर रहा है? जी सर प्रासंगिकता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सर इसको थोड़ा कहीं ना कहीं ये कॉलोनियल लेगेसी को लेकर के कहा गया है, और उन्होंने कहा है कि इसको हटाने की बात की जा रही है, क्योंकि ये एब्रोगेट करते हुए नज़र आता है थोड़ा बहुत कि आर्टिकल 19 और 21 जो है तो इसको हटाने की बात की जा रही है। अच्छा, मूल अधिकार में कौन सा ऐसा आर्टिकल्स है जिसको निलंबित नहीं किया जा सकता है? सर 21 है, 20 है। उसका संबंध किससे है? सर पर्सनल जो हमारा जो है राइट टू पर्सनल लिबर्टी है 21 है। प्राणदैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।